हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज सजना। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉटन। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉटन के बारे में। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जैसे मैंने पहले भी बताया, सनलाइट के द्वारा भी अगर है ना द्वारा भी हमारे कॉटन पे असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बहुत देर तक कॉटन को धूप में रखें तो वो खराब हो जाता है, वो येलोइश टाइप का दिखने लगता है, येलोइश टाइप का दिखने लगता है। ठीक है। अगर मिल्ड वेव की या फफूंदी की बात करें तो ऑफकोर्स कॉटन पे को बैक्टीरिया फंगस लग जाती है, क्योंकि वो एक नेचुरल फाइबर है, इस कारण उस पर ईजिली पड़ जाती है। बट अगर उसको बॉइल्ड किया जाए तो उसमें से ईजिली सेफली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हट जाते हैं। और उसको अगर है ना ऐसा जगह स्टोर किया जाए जहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम है, दम नहीं है, वहाँ से भी है ना, तो उससे भी हमारे कॉटन को ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं, क्या उस पर कीड़े नहीं पड़ते हैं। ओके। इफेक्ट ऑफ मॉथ। मॉथ की बात करें, जो पतंगे होते हैं उसकी बात करें तो इस पे असर नहीं डालती है, बट जो सिल्वर फिश होती है मैशे, वो नुकसान देती है कॉटन को, क्योंकि वो कॉटन को खा जाती है सेलोज, क्योंकि वो सेलोज होता है ना, वो खा जाती है उसको। इफेक्ट ऑफ पसीने। पसीने का इफेक्ट जो होता है, कॉटन पर पसीने का असर नहीं होता है। ओके। अब यूजेस की बात करें, the great amount of cotton used for apparel and is preferred where comfort is primary importance, appearance tendency is not as important। जो हम लोग अगर कॉटन की बात करें यूजेस की, तो इसका अपैरल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज वहाँ होता है जहाँ पे कंफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, डेकोरेटिव या इफेक्टिव या स्टाइलिश बनने से ज़्यादा। ठीक है। ये कैजुअल फैब्रिक इज एक्सेप्टेबल। कैजुअली हम लोग बहुत इजीली कॉटन को हम लोग क्यों चुनते हैं, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव क्या उतना ज़्यादा डेकोरेटिव भी नहीं, स्टाइलिश नहीं भी लग रहा, तब भी हम लोग कहते हैं कि वो बहुत कंफर्टेबल, तो ये उसके लिए बहुत बेटर है जी, है ना, बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं। कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्निशिंग फैब्रिक वे बिकॉज इट ऑफ इज वर्सैलिटी, नेचुरल कंफर्ट एंड इज ऑफ फिनिशिंग एंड टाइम। कॉटन फाइबर जो है अपनी ही जो है फर्निशिंग फैब्रिक के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज इसमें वर्सेलिटी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नेचुरल कंफर्ट होता है, और इसमें जो इजी टू फिनिश और डाई आसानी से हो जाता है। ठीक। और टॉवेल आर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन एज अ सॉफ्टनेस ऑब्जर्वेशन अ वाइड रेंज ऑफ कलर। टॉवेल जो है मोस्टली है ना इससे बनते हैं, क्या यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं कॉटन, इसमें इजीली पानी ऑब्जॉर्व हो पाता है, और ये वाइड रेंज ऑफ कलर के भी हो पाते हैं, क्योंकि इजीली इसमें डाई चढ़ जाता है। वॉशेबिलिटी भी इसमें बहुत अच्छी होती है, और इन यूजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉटन ऑल्सो गुड एंड इट इज एट टाइम ब्लेंड विथ रस्ट। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, और कभी कभी इसे पॉलिस्टर के साथ भी मिलाया जाता है, ताकि इसकी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो और आसानी से वो सोख सके। अब जैसे यूजेस की बात करें तो जैसे कॉटन का क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में यूज है, जिसमें वो शर्ट्स पैंट्स बनते हैं, इसके ड्रेसेस बनते हैं, टी शर्ट जीन्स बनते हैं, अंडरवेयर सॉक्स टॉवल बेडशीट्स आ जाएंगे, कर्टन आ जाएंगे, टेबल क्लॉथ्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मेडिकल यूजेस की बात करें तो इसमें बैंडेजेस बनते हैं कॉटन से, कॉटन बॉल्स और स्वैब बनते हैं, गॉज बनता है, एंड सर्जिकल ब्रेसेस, ये सारी चीज़ें बनती है। इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें तो मेकिंग यार्न और थ्रेड, धागा बनता है, यार्न बनता है, फिनिशिंग नेट बनता है, मछली पकड़ने के नेट जो होते हैं वो बनता है, टेंट और तिरपाल ये सब बनता है, बुक बाइंडिंग और मटेरियल, ये सारी चीज़ें इससे बनती है। कॉटन शीट की बात करें अगर यूजेस की, तो कॉटन सीड जो है उससे ऑयल बनता है, जो कुकिंग में यूज होता है। इसमें एनिमल फीड, जानवर का खाना बनता है उसके बीज से, और सोप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इसके बीज से बनते हैं। अब हम लोग केयर प्रोसीड्योर की बात करें कॉटन में, तो कॉटन इलास्टिसिटी अलाउ इट्स टू विट इज हाई टेम्परेचर। कॉटन की इलास्टिसिटी इसे ज़्यादा टेम्परेचर झेलने में मदद करती है, और इसकी धुलाई की क्षमता ज़्यादा होती है, और ये डाई के लिए बहुत सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिव होती है। इसमें डाई के लिए एक आकर्षण होता है, फिर भी कुछ रंग जैसे ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया हमेशा फैलते हैं, और घर पर धोते समय खास सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। और फैलने से रोकने के लिए एक जैसा रंगों
को उस कलर फैमिली के साथ है एक खास हीट सेटिंग पर एक साथ धोना चाहिए। ठीक है, इसमें है ना डाई इजीली हो पाते हैं, बट कुछ कुछ यूनिक कलर जैसे ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब कलर फैलते हैं। जब हम लोग उसे धोते हैं कपड़े को तो देखते हैं हम लोग कोई कपड़ा हम लोग डालते हैं तो ले उसमें तो कलर गिर रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग वो सारे कपड़े को उन कपड़ों के साथ धोए जो कपड़ा उसी कलर का है तो उससे बचा जा सकता है, जैसे बचा जा सकता है। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट को लेके। क्योंकि यूजीसी नेट में इसके है ना पूछता है, स्टेप्स पूछते हैं कि कल्टीवेशन के बाद कौन सा आता है, गिनिंग के बाद कौन सा आता है। कभी कभी क्या करता है ना, कल्टीवेशन के बाद हार्वेस्टिंग ना डाल के डायरेक्ट गिनिंग डाल देता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, बस इसका सीक्वेंस याद रख लेना। ये 12 सीक्वेंस है, इम्पॉर्टेंट है एकदम, आपको माइंड में रखना है कि यही स्टेप्स है इसके कॉटन का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसका थोड़ा डिटेल। इसका उतना डिटेल नहीं पूछता है पर हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये आपको पूरा याद करना होगा स्टेप्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप 1, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जहाँ पे कॉटन की खेती होती है। Many as to 20,000 fiber can be made from one cotton seed। 20,000 है ना फाइबर हम लोग बन पाता है एक कॉटन शीट के कारण। ठीक है, when the sheet are almost ready to be picked, जब हमारा है ना कॉटन रेडी हो जाता है उसको तोड़ने के लिए, the pod pop up open and cotton hairs stick out are making ball। तो जो फली होती है वो फूल जाती है और कपास के बाहर बाहर निकल जाती है, वो फूल के फट जाती है, जिसका कॉटन जो होती है वो बाहर निकल, जिसका वो एक गोला बन जाता है। अब सेकंड, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पे अगर बात करें तो कॉटन ग्रोइंग एज अ बस 3 to 4 फीट हाइट, वो 3 to 4 फीट लंबा हाइट पे है ना उगता है झाड़ियों में, और और फिर वो झड़ जाता है झड़ उसके बाद वो ब्लॉसम और फ्लावर फॉल ऑफ द बॉल बिगिन इट्स ग्रो। उसके बाद जब वो फूल बन जाता है तो उसके फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, उसके बाद वो एक बॉल जैसा बन जाता है जो ग्रोथ करता है सीड में, इसमें 7 to 8 सीड्स होते हैं। ठीक है, बोला बॉल, और विच आर कॉटन आर फाइबर ग्रोथ, इसका ग्रोथ करती है फाइबर, उसके बाद बनना स्टार्ट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीड हेयर, इसको सीड हेयर भी कहते हैं। व्हेन द बॉल इज राइप इट स्प्लिट ओपन, जब बॉल पक जाता है तो वो फट जाता है और फिर उसमें से फ्लफी सा कॉटन बाहर आ जाता है, और दिस कॉटन इज पिक अप विद द हेल्प ऑफ मशीन और बाय हैंड। और ये जो कॉटन होता है वो हम लोग मशीन के थ्रू, क्या हम लोग हाथ से उसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं। और कॉटन गेट दिस कलर और डट इफ इट्स ऑन द प्लांट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर कॉटन ज्यादा समय तक पौधे पर रहे तो उसका रंग बदल जाता है, वो पीला टाइप का अजीब सा कलर हो जाता है और उसमें गंदगी ज्यादा हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है गिनिंग। In this process sheet are removed and fiber are pressed into ball। इसमें क्या होता है ना, जो शीट्स होते हैं, जो गंदगी होती है वो हटाई जाती है इसमें गिनिंग के प्रोसेस में, और फाइबर को जो होता है ना वो बॉल, उसका बॉल बना के रखा जाता है। दिस प्रोसेस कैरिंग आउट बाय मशीन, ये है ना मशीन के द्वारा होता है। शीट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, सोप और कॉस्मेटिक, और जो शीट्स होते हैं उसको फेंका नहीं जाता, उससे ऑयल, सोप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। द फाइबर एट दिस स्टेज इज कॉल्ड लिंट, और इस स्टेज पे कॉटन को, द फाइबर को लिंट कहा जाता है। ठीक है, गिनिंग स्टेज पे। अब हम लोग है ना बेलिंग की बात करें, जो फोर्थ स्टेप है, तो कॉटन इज प्रेस्ड एंड कंप्रेस्ड एंड प्रेस इनटू बॉल। कॉटन जो होता है उसको दबाकर एक बॉल जैसा, मतलब कि गट्ठे जैसा बनाए जाता है। और दिस आर wrapped विद जूट कॉक एंड कॉटन इज देन सप्लाइड टू माइल इन बॉल, है, और इन्हीं जूट की कॉपिंग से लपेटा जाता है और फिर कपास को गांठों से मिलों को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक जो कॉटन बॉल होता है उसको जूट से, जो जूट का रस्सी होता है ना उससे बांधा जाता है, फिर इसको सप्लाई किया जाता है मिल्स में, प्रोडक्शन में, जहाँ पे इससे कपड़े ये सब बना सके। तो हम लोग फिफ्थ स्टेप देखेंगे जिसमें ओपनिंग एंड पिकिंग है। ओपनिंग का मतलब होता है घाटों, जो हम लोग है ना बॉल्स बनाए थे उसको खोलना, और घाटों में कस के पैक किए गए फाइबर को ढीला करना और फुलाना। और कई गांठों से फाइबर की परतें एक ओपनर में डाली जाती है, और फाइबर ओपनर से एक फूले हुए पदार्थ की तरह निकलते हैं
यानी गांठ की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। अब पिकिंग मशीन फाइबर को ढीला करना और साफ करना जारी रखते हैं और एक मोटी सफ़ेद चादर बनाती है जिसे लैप कहते हैं। 6 कार्डिंग हो गया। इन दिस प्रोसेस द लैप passes between two cylinder covered with clothing। इस प्रोसेस में जो हमारा लैब हमने जो बनाया था फ्लैट जो वो हम लोग पास करते हैं जो यहाँ पे पिक्चर है इसके आप देख सकते हो जैसे 2 सिलेंडर होते हैं उसके है ना बीच से हम लोग उसको है ना उसको भेजते हैं मतलब कि क्रॉस करवाते हैं विद हेवी फैब्रिक विद मेनी स्पेशल बेंड फाइबर होता है जिसमें जो एक भारी कपड़ा होता है जिसमें कई खास तौर पर मुड़े हुए तार होते हैं और अलग अलग फाइबर को सीधा किया जाता है और कुछ हद तक पैरेलल बनाया जाता है उसे। ठीक है, और इस मशीन में कॉटन को अच्छी तरीके से साफ करके उसमें जमी सारी गंदगी और बाहरी चीज़ें निकाल दी जाती है और लंबे और छोटे फाइबर को अलग नहीं किया जाता है और फाइबर कार्डिंग रोल से एक पतली सीट के रूप में निकलता है। ओके, अब 7 स्टेप कॉम्बिंग इसमें इट्स रिमूव द शॉर्ट फाइबर कीपिंग रेस्ट ऑफ द फाइबर नियरली पैरेलल। ये छोटे फाइबर को हटा देता है और बाकी फाइबर को लगभग पैरेलल रखता है मतलब कि एक जैसा इवन साइज में इवन लेंथ में रखता है। एज मच एज 1/4 ऑफ द फाइबर में बी कॉम आउट एज अ वेस्ट बट विच आर यूज फॉर अदर पर्पस। है ना, जैसे कि 1/4 जो हिस्सा होता है वो कचरे के तौर पर कंघी से निकल जाता है जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जाता है, इसे फेंका नहीं जाता, दूसरे कामों के लिए किया जाता है। द फाइबर डेट रिमेन हेयर आर लॉन्ग स्टेपल गुड क्वालिटी फाइबर। यहाँ पे जो है यहाँ जो फाइबर बचते हैं वे स्टेपल फाइबर होते हैं, जो छोटे फाइबर वो होते हैं क्योंकि कॉटन फाइबर जो होता है वो स्टेपल फाइबर होता है, तो स्टेपल फाइबर होता है और एक अच्छी क्वालिटी के फाइबर हमें मिल पाते हैं कॉम्बिंग के बाद। इनका इस्तेमाल कॉटन बनाने के लिए किया जाता है और कॉम्बिंग फाइबर आर फाइन यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग स्मूथ। और जो कॉम्बिंग से द्वारा हमें जो फाइबर मिलती है वो बहुत फाइन होती है, बारीक होती है, मजबूत होती है, यूनिफॉर्मिटी उसमें देखने को मिलता है और एक स्मूथ स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। 8 स्टेप वो है ड्राइंग। The silver are fed into the drawing roller at a same time। सिल्वर को एक ही समय में ड्राइंग रोलर में डाला जाता है। सिल्वर जो कॉटन फाइबर जो रॉ कॉटन फाइबर तो उसको सिल्वर कहा जाता है क्योंकि वो थोड़ा सिल्वर टाइप का दिखता है गंदगी के कारण, तो डाला जाता है और ये ओपनिंग प्रोसेसिंग में शुरू हुई है ब्रेडिंग का ही अगला हिस्सा है जो हमने पहले पढ़ा ये वाला प्रोसेस कार्डिंग में। इसमें ओपनिंग प्रोसेस में ना जो हमने डाला ये ओपनिंग प्रोसेस जो हमने किया इसमें 5th वाले में उसी को इसमें भी है किया जाता है, बट इसमें है ना इसमें क्या होता है ना सिल्वर को एक ही समय में ड्राइंग रोलर में डाला जाता है और ये ओपनिंग प्रोसेसिंग में शुरू ब्रेडिंग का ही एक अलग हिस्सा है। और ड्राइंग प्रेस में सेल के 4 सेट होते हैं जिनमें से हर एक के पीछे सेट से ज़्यादा तेज स्पीड से चलता रहता है और स्पीड में अंतर से सिल्वर लंबा होता जाता है और डायमीटर कम होता जाता है उसका। ठीक है, अब रोविंग की बात करें तो द बॉबिंग आर प्लेस ऑन द रोविंग फ्रेम where the further drawing and twisting taking place until the cotton stalk is about a pencil lead in diameter। ये डाइंग जैसे ही है, ये डाइंग के जैसा ही है लेकिन इसमें चांदी का डायमीटर या कम हो जाता है और हल्का सा ट्विस्ट दिया जाता है फिर इसे बॉम्बिंग पर लपेटा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बॉम्बिंग पे लपेटा जा रहा है इसमें। ठीक है, बॉबिंग को रोविंग फ्रेम पर रखा जाता है, रोविंग फ्रेम होता है उस पर रखा जाता है और जहाँ आगे की ड्राइंग और ट्विस्टिंग तब तक होती है जब तक कॉटन स्टॉक का डायमीटर लगभग एक पेंसिल लीड जितना ना हो जाए, पेंसिल लीड की तरह जितना, तब तक उसकी है ना रोविंग की जाती है। अब स्पिनिंग आ गया। ओके, स्पिनिंग मतलब कि अब धागा बनना स्टार्ट होगा। Done on the spinning frame where the stock passes to the set of high speed roller I give the yarn of desired thickness। स्पिनिंग प्रोसेस में हम लोग जो हमारा जो कॉटन होता है जो हमने रोविंग में किया, रोविंग में हमने बॉबिंग के थ्रू बनाया वो पेंसिल उसको अब हम लोग स्पिनिंग मशीन में डालते हैं जिसके कारण हम लोगों को एक पतला मोटा हमें धागा मिलता है। अब हम लोग वीविंग और डाइंग में आते हैं। ठीक है, द yarn is done knitting and weaving in any one of the variety of weaving and structure। Wrap yarn are usually more stronger twisting than the filling yarn।
since they must withstand greater strength in weaving and finishing। फिर धागे को किसी भी तरह की मतलब कि वीविंग या वूविंग से बुना जाता है और रेप धागे आमतौर पर फिलिंग धागे यानी कि वाप यान की तुलना में, जो फिलिंग यान है उसकी तुलना में ज़्यादा मजबूत मुड़ने वाले होते हैं, यानी कि वाप यान ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बनाई और फिनिशिंग में ज़्यादा खिंचाव सहना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब उससे कपड़ा बनाने लगते हैं तो उसको खिंचाव, फिनिशिंग सब में ज़्यादा सहना पड़ता है, इसलिए जब ट्विस्ट वाले हमारे धागे होते हैं ना तो वो ज़्यादा सह पाते हैं। ड्राइंग स्टाफ को कच्चे कॉटन धागे या पीस गुड़ पर लगाया जाता है, और जो हमारा कलर हम लोग जैसे चढ़ाते हैं वो हम लोग है ना उसके धागे पे या कच्चे कॉटन पे ही, मतलब कि रॉ कॉटन जो होता है उस पे ही क्या उसके पीसेस पे लगाते हैं। 12 और लास्ट है ना जो स्टेप है क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कॉटन का, वो है फिनिशिंग। इट्स इंक्लूडिंग स्टार्चिंग, कलरिंग, टेम्पराइजिंग, मर्सराइजिंग और अदर फिनिशिंग। इट इज नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर यूजेस फॉर विच द क्लॉथ इज इंटेंड। इसमें स्टार्चिंग की जाती है, फिनिशिंग में कलरिंग की जाती है, ताकि कलरिंग की जाती है, फिर सल्फराइजिंग की जाती है, मर्सराइजिंग उसमें चमक लाने के सल्फर और अदर है ना फिनिशिंग मटेरियल यूज करके इसके ऊपर की जाती है। ये फिनिशिंग धागों पर लगाई जाती है, लेकिन आमतौर पर कपड़े पर लगाई जाती है और कपड़े को ये खास फिनिशिंग रंगाई से पहले या बाद में दी जाती है। ओके, दिस इज लास्ट ऑफ, हाँ ये लास्ट था। तो अब हमारा कॉटन खत्म हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड थैंक यू।